इस वीडियो में हम एक इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे जिसमें कि डेवलपमेंट किया जा सके। किसी भी डेवलपर के लिए, कोडर के लिए डेवलपमेंट करने के पहले उस मशीन को वेल प्रिपेयर्ड करना ज़रूरी है। तो ये वीडियो का मोटिव यही है कि आप अपनी अपनी मशीन्स को वेल प्रिपेयर्ड कर लीजिए जिससे कि उसमें डेवलपमेंट ईजिली और आसानी से कर सकें। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी विषय की लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अभी तक की लेक्चर सीरीज में हमने फर्स्ट मॉड्यूल में देखा था कि वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है ताकि हम आगे के मॉड्यूल्स को पढ़ सकें। तो नेक्स्ट मॉड्यूल्स में हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन सब के प्रोग्राम्स लिखने होंगे और उन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके देखना होगा ताकि एक रियल वेब पेज या वेबसाइट हम डेवलप कर सकें। लेकिन ये वेबसाइट, वेब पेज आदि कुछ डेवलप करने से पहले हमें अपनी मशीन को या कहें अपने सिस्टम को, कंप्यूटर को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि हम डेवलपमेंट कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि डेवलपमेंट करते समय हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं और फिर हम देखेंगे कि उन सारे कामों को करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं या टूल्स हैं जो कि हमें इस्तेमाल करने होंगे। फिर हम सोर्स कोड एडिटर वगैरह जितने भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके देखेंगे। तो इस वीडियो में हम एक इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे जिसमें कि डेवलपमेंट किया जा सके। किसी भी डेवलपर के लिए, कोडर के लिए डेवलपमेंट करने के पहले उस मशीन को वेल प्रिपेयर्ड करना ज़रूरी है। तो ये वीडियो का मोटिव यही है कि आप अपनी अपनी मशीन्स को वेल प्रिपेयर्ड कर लीजिए जिससे कि उसमें डेवलपमेंट ईजिली और आसानी से कर सकें। तो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये देखेंगे कि वेब पेज या वेबसाइट डेवलपमेंट करते समय क्या क्या पूरा टास्क होता है इनिशियल से लास्ट तक। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि डेवलपर अपने सिस्टम में बैठ करके प्रोग्राम लिखता है। वो HTML लैंग्वेज का यूज़ करके लिखे या जावास्क्रिप्ट की सहायता से लिखे या तीनों का मिक्सचर करे, जैसा भी करके वो प्रोग्राम को लिखेगा। सबसे पहला टास्क है और प्रोग्राम लिखने के बाद वो उस प्रोग्राम को सर्वर पर जाकर के सेव करेगा। सर्वर मशीन जहां पर भी होगी उसकी IP से कनेक्ट करेगा, वहां पे जाकर के प्रोग्राम को सेव कर देगा। जब एक बार सर्वर मशीन पर प्रोग्राम हमारा सेव हो जाता है उसके बाद क्लाइंट पिक्चर में आने लगता है जो कि उस सर्वर से उन प्रोग्राम्स के रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट भेजेगा। तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा इंटरनेट के थ्रू और वहां से हमें रिस्पांस आएगा। जब रिस्पांस आएगा तो बेसिकली क्या होगा कि सर्वर से ब्राउज़र की तरफ वो एक फाइल को भेजेगा। जिस फाइल को या जिस प्रोग्राम को इस वेब डेवलपर ने सर्वर में सेव किया है उसी फाइल को सर्वर रिस्पांस में देगा वेब ब्राउज़र को, या हम कह दें वेब क्लाइंट को, या कह दें क्लाइंट मशीन को। वो क्लाइंट मशीन उसी फाइल को एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, इंटरप्रेट करेगा। इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वो उसको रन करेगा या इंटरप्रेट करेगा। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस 3 चरणों में हो रहा है। सबसे पहले प्रोग्राम का डेवलपमेंट होगा जिसमें कि प्रोग्राम लिखा जाएगा, उसको फिर वो सेव करेगा सर्वर मशीन पर, और सर्वर मशीन पर जब वो एक बार सेव हो जाएगा मतलब कि क्लाइंट अब उस फाइल को रिक्वेस्ट कर सकता है और फिर वो फाइल रिस्पांस में सर्वर वेब ब्राउज़र को भेज देगा। वेब ब्राउज़र उसी फाइल को रन करेगा या इंटरप्रेट करेगा और रन करके जो भी आउटपुट होगा वो मॉनिटर पे डिस्प्ले करा देगा। वही हम वेब पेज के फॉर्म में देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस हमने क्लाइंट सर्वर मॉडल में अच्छे से पढ़ा हुआ है कि कैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं, कैसे रिस्पांस भेजते हैं, URL क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो अगर आपने वो सब चीज़ें नहीं देखी तो पहले वो पार्ट आप समझ लीजिएगा वेब डेवलपमेंट इंट्रोडक्शन मॉड्यूल में। आज हम आगे की चीज़ देखने जा रहे हैं कि कैसे हम मशीन को सेटअप करेंगे। तो ये हमारे पास मेनली 3 काम है। पहला सोर्स कोड को लिखना, दूसरा फाइल को सेव करना और तीसरा फाइल को रन करना वेब ब्राउज़र पर। ये तीनों काम 3 अलग अलग मशीनों पर हो रहे हैं। सबसे पहला काम है जो कि हम लिख रहे हैं प्रोग्राम, वो होगा डेवलपमेंट मशीन पर, मतलब जो डेवलपर है जो प्रोग्राम को लिख रहा है वो काम उसकी मशीन पर होगा। दूसरा काम जो फाइल को सेव करने का वो हम कहाँ पे कर रहे हैं, सर्वर मशीन पे जाकर के उस फाइल को सेव करेंगे। तीसरा है वो मशीन जो कि उस फाइल को रन करेगी वो क्लाइंट मशीन होगी जहाँ पे वो फाइल एग्जीक्यूट होगी और वो वेब ब्राउज़र पे दिखाई देगी। तो ये 3 मशीनों की हमें ज़रूरत है। लेकिन डेवलपमेंट करते समय हम ये तीनों काम अपनी ही मशीन पर करेंगे, डेवलपमेंट मशीन पर ही करने वाले हैं। मतलब जिस मशीन पर बैठ करके हम प्रोग्राम लिखेंगे उसी मशीन पर हम फाइल को सेव करेंगे और उसी मशीन पर फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे।
तो ये तीनों काम एक्चुअल में 3 जगहों पर होने वाले हैं, लेकिन डेवलपमेंट करते समय ये तीनों काम हम अपनी मशीन में करेंगे। तो अपनी मशीन को हम इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि वहाँ पर हम प्रोग्राम को लिख भी सकें, प्रोग्राम को सेव कर सकें लिखने के बाद, और फिर उस प्रोग्राम को हम रन भी कर सकें वेब क्लाइंट पर। तो ये 3 काम हम एक ही मशीन पर करने वाले हैं। तो क्या होगा कि हमारी मशीन में एक फोल्डर होगा, जिस फोल्डर पे ही हम प्रोग्राम लिख करके सेव करेंगे, इसी में वो फाइल सेव होगी, और वो फाइल को हम वेब क्लाइंट मतलब वेब ब्राउजर पर एग्जीक्यूट करेंगे। ये तीनों काम हमारा एक ही मशीन पर होने वाला है डेवलपमेंट के समय। अब इन तीनों काम को करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए ये समझना है। सबसे पहला काम था कि प्रोग्राम को लिखना, और दूसरा काम था सेव करना। तो प्रोग्राम को लिखना और सेव करने के लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ेगी। टेक्स्ट एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि हम एडिट कर सकते हैं टेक्स्ट को, तो प्रोग्राम को वहां पे लिख सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। और तीसरा जो टास्क था जिसमें कि हम कहते थे कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, वो एक्चुअल में क्या होगा, HTML इंजन हमें जरूरत पड़ेगी जो कि उस प्रोग्राम को समझ करके रन कर सके। हमारे केस में हमें ये HTML इंजन वेब ब्राउजर का पार्ट होता है, तो हमें एक वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ेगी। तो ये 3 काम करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत है, एक टेक्स्ट एडिटर और दूसरा वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर हमारे पास बहुत सारे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे वेब ब्राउजर्स हैं। कोई भी एक वेब ब्राउजर हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा पहले आते हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि हमें टेक्स्ट एडिटर की जरूरत है, तो टेक्स्ट एडिटर में हमारे पास भी कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मेनली जो पॉपुलर नोन है, पहला नोटपैड बेसिक होता है, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं हम, विजुअल स्टूडियो यूज कर सकते हैं, या फिर ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एडिटर्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन इस कोर्स में बेसिकली हम इन्हीं 4 में से किसी को भी इस्तेमाल करेंगे। आपको जिसमें भी सुविधाजनक लगता है, जो अनुकूल पड़ता है, वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते जाते हैं कि नोटपैड में कैसे काम होगा, बेसिक हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, नोटपैड प्लस प्लस में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, विजुअल स्टूडियो में कैसे करेंगे, वो सारा चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो एग्जाम्पल है वो हम प्रोग्राम को नोटपैड में लिखेंगे। इस वीडियो में आप प्रोग्राम पे ध्यान नहीं दीजिएगा, प्रोग्राम में हम जो भी लिख रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं होना है। हमें देखना है कि प्रोग्राम को हम लिखते कैसे हैं और एग्जीक्यूट कैसे करते हैं नोटपैड पर। तो नोटपैड सभी सिस्टम में, अगर विंडोज़ मशीन है तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही होता है। तो आप यहाँ पे सर्च में जा करके नोटपैड लिखेंगे तो आपके सामने नोटपैड का आइकन आ जाएगा। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा एक विंडो खुल के आएगा जो कि वाइट कलर का होगा, जिसमें कि यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। कर्सर ब्लिंक कर रहा है मतलब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं, इसीलिए एक टेक्स्ट एडिटर इसको कहा जाता है। ये एक नोटपैड है जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पर अगर ऊपर आप देखें तो यहाँ पे फाइल मेनू है, यहाँ पे ये फाइल मेनू है जिसमें न्यू विंडो खोल सकते हैं, कोई एक पहले से फाइल पड़ी है उसको ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा एडिट में आएंगे तो उसमें आपने अगर कुछ एडिटिंग कर रखी है तो अंडू, कॉपी, पेस्ट, रिप्लेस, ये सब काम कर सकते हैं। फॉर्मेट में आप इसका साइज वगैरह ठीक कर सकते हैं, कम या बड़ा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं टेक्स्ट को। हेल्प में इसके वर्जन वगैरह की डिटेल दी गई है। तो एक बार क्या करते हैं कि हम इस पर एक प्रोग्राम डालते हैं लिख करके। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया। प्रोग्राम आपको नहीं समझना है, हम क्या करेंगे इतना लिखने के बाद, तो इसमें हम क्या करेंगे, फाइल में आकर के यहाँ पे सेव एज करते हैं। सेव एज करेंगे तो ये पूछेगा कि आप कहाँ पर इसको सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्विक लोकेशन भी आप देख सकते हैं। तो हम डेस्कटॉप में हम जाते हैं, डेस्कटॉप में ही यहाँ पर हम एक फोल्डर बना लेते हैं कोड नाम का, और इस कोड नाम के फोल्डर में हम इसको टेस्ट नाम दे देते हैं, test.html हम नाम दे रहे हैं इसको। HTML फाइल अभी आपने नहीं पढ़ी कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझेंगे कि जो भी प्रोग्राम हम सेव करेंगे उसमें एक्सटेंशन .html जरूर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने test.html लिखा, फिर हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसको सेव बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोड नाम का एक फोल्डर बन गया है। इस कोड नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल पड़ी है जिसका नाम लिखा है टेस्ट। और खास बात क्या है, इस फाइल का टाइप क्या लिखा हुआ है, क्रोम HTML डॉक्यूमेंट। ये बता रहा है कि ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक HTML डॉक्यूमेंट है।
विंडोज़ मशीन ने इसको HTML डॉक्यूमेंट क्यों आइडेंटिफाई किया, क्योंकि हमने इसके एक्सटेंशन में लिख रखा था test.html। तो जैसे ही हमने .html लिखा तो मशीन ने आइडेंटिफाई किया कि ये एक HTML फाइल है, और जब इसने HTML फाइल आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके मशीन में जो भी HTML इंजन पड़ा हुआ था वो उसने सेलेक्ट कर लिया। तो इसीलिए ये टेस्ट फाइल का आप आइकन देखेंगे तो ये क्रोम ब्राउज़र की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये फाइल क्रोम ब्राउज़र में ओपन होगी। अब इस फाइल को अगर हम रन करें तो ये आराम से ये क्रोम ब्राउज़र में खुल के आ रही है और यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो ये सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें कि एक हेडिंग है, ये हेडिंग है, कुछ और सब हेडिंग्स पड़ी हुई हैं। ये सारी हेडिंग्स वगैरह हमने प्रोग्राम में लिखी हैं और ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इसका प्रोग्राम है और ये इसका आउटपुट है। ये पूरा काम हमने क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ 2 सॉफ्टवेयर्स, पहला नोटपैड और दूसरा वेब ब्राउज़र। तो ये पहला टूल था जिसमें आप नोटपैड में आप सारी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वो चाहे CSS की हो, चाहे जावास्क्रिप्ट की हो, या फिर HTML की हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है वो है नोटपैड++। ये नोटपैड का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। ++ का मतलब इसमें कुछ एडिशनल हमारे पास फीचर्स रहेंगे जो कि डेवलपमेंट करते समय हमें मदद करेंगे। ये नोटपैड++ आप नोटपैड++ की वेबसाइट है, ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे चलते हैं, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तीनों सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करने का। ये नोटपैड++ की वेबसाइट है, जहाँ से आप चाहें तो नोटपैड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में डाउनलोड बटन लिखा हुआ है, तो डाउनलोड पे क्लिक किया तो डिफरेंट वर्जन्स इसके हैं, पुराने वर्जन्स भी हैं। तो यहाँ पे जो भी है आप लेटेस्ट थीम निकाल सकते हैं। तो नोटपैड++ का 7.9.1 करंटली वर्जन चल रहा है, तो ये वर्जन निकाल लेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होने लगेगा। अब यहाँ पर आपके मशीन के हिसाब से ये बता रहा है कि अगर 64 बिट मशीन है तो ये यहाँ से इंस्टॉलर ले सकते हैं, 32 बिट है तो यहाँ से भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारी मशीन अगर 64 बिट की है तो हमने इसके इंस्टॉलर पे क्लिक किया। जैसे ही इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ फाइल डाउनलोड होने लगी है। ये लगभग 4 MB की फाइल है, वहाँ से निकल जाएगी। तो ये हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रखा है, तो डायरेक्टली हम जहाँ पे भी हमने डाउनलोड किया है वहाँ पे चलते हैं। तो डाउनलोड होने के बाद कुछ ऐसा सेटअप बनेगा, npp 7.9.1 इंस्टॉलर। ये जो सेटअप है ये नोटपैड का है, सेकंड वाला जो सेटअप है। बाकी ऊपर ब्रैकेट का सेटअप है, नीचे VS कोड का है। तो सेकंड वाले सेटअप पे हम राइट क्लिक करेंगे नोटपैड इंस्टॉल करने के लिए। इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे राइट क्लिक करने के बाद। अब जैसे यूजुअल एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो रन एंड एडमिन करने के बाद अगर हम देखें तो इसमें ये नेक्स्ट का बटन आएगा, लैंग्वेज पूछ रहा है, ओके कर दिया हमने। फिर कंटिन्यू करना है तो नेक्स्ट आप करते जाएंगे। ये पूरा एग्रीमेंट है सॉफ्टवेयर का, आई एग्री कर दिया हमने। फिर ये किसी एक लोकेशन पे जाके इंस्टॉल हो रहा है, तो C के अंदर प्रोग्राम फाइल्स में ये अपने आप बाय डिफॉल्ट ले लेगा इस लोकेशन को, इसमें हमें कोई कुछ भी एडिट नहीं करना है। नेक्स्ट करेंगे, ये सारे प्लगइन्स ये डाल रहा है, इसको डालने देंगे। नेक्स्ट फाइनली ये फिनिश हो जाएगा और रन पे हमने चेक किया तो ये रन हो जाएगा। ये हमारा नोटपैड++ इंस्टॉल होके ओपन आ गया। नोटपैड++ में खास बात क्या है, इसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे नोटपैड में हमारे पास एक ही हम नोटपैड फाइल खोल पा रहे थे, और फिर नया यहाँ पे हम मल्टीपल फाइल एक ही विंडो में देखिए खोल सकते हैं, चाहे जितनी फाइल्स एक साथ खोल करके यहाँ काम कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंडेड वर्जन है। दोनों में अंतर क्या है, फॉर एग्जांपल हमने जो प्रोग्राम लिखा था वही प्रोग्राम अगर इसमें खोलें तो इसमें भी ऊपर देखेंगे तो फाइल ऑप्शन है, एडिट है, सर्च है, व्यू, इनकोडिंग, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो डेवलपमेंट करते जाएंगे, इन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते जाएंगे कि किस में क्या क्या एडवांटेज हमें मिलते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं और वही फाइल ओपन करते हैं जो कि हमने सेव की थी कोड के अंदर। तो test.html को हम यहाँ पे ओपन करते हैं, तो ये फाइल ओपन होकर के आ गई। इसका फॉन्ट भी हम कंट्रोल और ++ करके बढ़ा सकते हैं। तो अब इस फाइल में देखिए कि आपको अगर हम वही फाइल नोटपैड में ओपन कर रहे हैं, इसको अगर हम ओपन विथ राइट क्लिक किया, ओपन विथ नोटपैड करते हैं, तो दोनों में अंतर देखिए। ये नोटपैड++ में फाइल ओपन है और ये नोटपैड में ओपन है। नोटपैड में उसने सभी टेक्स्ट को
सिमिलर वेटेज दिया है। इससे आपको कोई वेटेज इसका पता नहीं चल रहा है कि ये कुछ अलग है या ये सिंपल टेक्स्ट है या ये लैंग्वेज का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि H2 ये लैंग्वेज का पार्ट है, वो ब्लू कलर से लिखा हुआ है। सिंपल जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर से लिखा है। इस लैंग्वेज के पार्ट में कुछ रेड भी लिखा है। तो ये आइडेंटिफाई करता है ये एडिटर नोटपैड प्लस प्लस कि इस लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज का पार्ट है, कौन सा सिंपल टेक्स्ट है। तो डेवलपमेंट करते समय आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है। जब आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये हमारा लैंग्वेज का पार्ट है और ये लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो जैसे ये H1 H4 है, ये हमारा लैंग्वेज का पार्ट है, H3 लैंग्वेज का पार्ट है, लेकिन ये टेक्स्ट का पार्ट है। तो इस तरीके से इसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट दे रखा है। यहाँ पे लैंग्वेज टैब में आएंगे तो देखेंगे आप कितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। जावा स्क्रिप्ट को भी सपोर्ट करेगा, जावा को भी करेगा, जेसॉन को करेगा, PHP को करेगा, सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इसमें एडिटिंग ऑप्शन आपके पास कंपेरेटिवली बेटर अवेलेबल है। तो नोटपैड से बेहतर है कि आप नोटपैड प्लस प्लस से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं। हमारे पास थर्ड ऑप्शन है विजुअल स्टूडियो कोड। ये और एक्सटेंडेड वर्जन है जो कि नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस से भी बेटर है। ये लेटेस्ट वर्जन है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें प्रोवाइड किया है, ओपन सोर्स फ्रीवेयर है। इसकी वेबसाइट code.visualstudio.com/download से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधे वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम जो पॉपुलर है, विंडोज़, लिनक्स बेस्ड एंड मैक ओएस, तीनों के लिए यहाँ पर आपको सिस्टम इंस्टॉलर, यूज़र इंस्टॉलर दिया हुआ है। चाहे तो आप 64 बिट डाउनलोड करें या 32 बिट डाउनलोड करें, जैसा आपका सिस्टम है। तो हमने 64 बिट किया है, तो 64 बिट पे आप क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही डाउनलोड होने लगेगा यहाँ पे। तो ये लगभग 60 MB का सॉफ्टवेयर है। क्योंकि हम पहले से डाउनलोड कर रखे हैं तो अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा फिर आप उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पर भी आपने इसको डाउनलोड किया है। तो यहाँ पे एक फाइल आ जाएगी VS कोड सेटअप, जो भी वर्जन की आपने डाउनलोड की है ये आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के बाद हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल किया था वैसे ही इसको भी इंस्टॉल करके देखेंगे। तो हमने किया रन एज एडमिनिस्ट्रेशन। यस, नेक्स्ट, इसको एक्सेप्ट करेंगे, एग्रीमेंट, नेक्स्ट करते जाएंगे, इंस्टॉल। फिनिश। तो पहली बार जब ये विजुअल स्टूडियो कोड खोलेगा तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। वही मेनू यहाँ पे भी अवेलेबल है, बेसिक ऑप्शंस, फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्यू। विजुअल स्टूडियो में खास बात क्या है कि आपके पास यहाँ पे प्लगइन्स बहुत सारे हम डाल सकते हैं। तो इसमें प्लगइन डालने के लिए यहाँ पे ये लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें एक्सटेंशंस लिखा है। तो एक्सटेंशंस आप अपनी अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड एक फुल फ्लेज्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड टूल भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें कि PHP का सोर्स कोड भी आप रन कर सकते हैं, जावा का भी कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम क्योंकि HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS इस्तेमाल करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जावास्क्रिप्ट, HTML आदि के जो भी सपोर्ट दिए हैं उनके अलावा क्या क्या यूज़ करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो एक सबसे पहला एक लाइव सर्वर नाम का एक डेवलपमेंट इसमें एक्सटेंशन है, इसको आप इंस्टॉल करिए। तो ये जो ऊपर आपसे ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है कि आपको फाइल कौन सी ओपन करनी है। सेकंड ऑप्शन जिसमें आप फाइल में कुछ सर्च वगैरह करना चाहते हैं। थर्ड ऑप्शन इसमें सोर्स कंट्रोल करने के लिए है कि क्या क्या आपको देख सकते हैं। इसका मेनली आपको लास्ट ऑप्शन देखना है। डीबग करने के लिए हम फोर्थ ऑप्शन में आते हैं। डीबग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो हम आगे डेवलपमेंट करेंगे, फिर हम देखते जाएंगे।
अभी के लिए हम ये लास्ट ऑप्शन एक्सटेंशन का मतलब है कि इस सॉफ्टवेयर में बेसिक सपोर्ट के अलावा आप एक्स्ट्रा और क्या क्या चीज़ें इसमें डाल सकते हैं जिससे कि हम डेवलपमेंट में मदद ले सकें। तो सबसे पहला जो हम इसमें आपको इसमें यूज़ करवाएंगे वो है लाइव सर्वर। यहाँ पे अगर आप लिख भी देंगे तो भी आ जाएगा, लाइव सर्वर करके लिखेंगे तो लाइव सर्वर आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है ये यूज़ करेंगे। इसमें इंस्टॉल बटन एक बनी है हरे रंग की, इस पर क्लिक करेंगे। अब ये इंस्टॉल कर रहा है तो ये डाउनलोड करेगा नेट से कनेक्टेड होना चाहिए पहली बार। नेट से कनेक्ट होने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक बाकी चीज़ें आपको बताते हैं। वेलकम स्क्रीन क्लोज करते हैं, फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इसको हम Ctrl+S जब प्रेस करेंगे तो ये फिर पूछेगा कि इस फाइल को कहाँ पे सेव करना है। तो डेस्कटॉप पे हम आते हैं उसी कोड फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं test2.html। डेस्कटॉप में कोड फोल्डर के अंदर हम इसको सेव कर रहे हैं। फिर हम सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं और वही प्रोग्राम जो कि हमने वहां पे लिखा था वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं। चाहे तो इसका हम फॉन्ट भी बड़ा कर सकते हैं। Ctrl++ से फॉन्ट इसका बड़ा या छोटा हो जाएगा। तो डेवलपमेंट करते समय हमें ये सुविधा रहती है कि जो भी हमारे लिए कंफर्टेबल है उतना हम फॉन्ट कर लें। तो ये कोड आ गया इसको। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, लाइव सर्वर इंस्टॉल हो गया, उसके बाद ये रीलोड कहता है तो हम विंडोज को इस विंडो को रीलोड कर देते हैं। इतना करने के बाद अब अगर आप चाहें तो इस पर राइट क्लिक करके, जैसे कि यहाँ पर क्या होता था कि जब भी हम इसको नोटपैड में या नोटपैड++ में प्रोग्राम लिखते थे तो फाइल को जा करके हम सेव कर लेते थे किसी फोल्डर में। फिर जब रन करना होता तो हम क्या करते थे कि इस फाइल को हम उसी फोल्डर में जा करके डबल क्लिक करके ब्राउजर में ओपन करते थे। अब अगर हमने इस प्रोग्राम में कुछ चेंज किया, मान लीजिए हम नोटपैड में हमने कुछ चेंज किया, टेक्नोलॉजी अंडर कंट्रोल मान लीजिए टाइटल लिखा है और H1 में भी टेक अंडर कंट्रोल लिखा है, हम इसको कर दें वेलकम। इसको सेव किया तो ये ब्राउज़र पे दिख नहीं रहा, हमें ब्राउज़र को रिफ्रेश करना पड़ेगा, मतलब सर्वर को दोबारा रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। तो दोबारा रिक्वेस्ट भेजी तो हमें अपडेटेड कोड आ गया। तो जितनी बार भी हम नोटपैड में चेंजेस कर रहे हैं या नोटपैड++ में चेंजेस कर रहे हैं, हर बार हमें क्या करना पड़ता है कि ब्राउज़र में रिक्वेस्ट को रिफ्रेश करना पड़ता है, रीलोड करना पड़ता है। अब ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है, यहाँ पर अगर हम इसको ओपन विथ लाइव सर्वर रन करें, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर, अलाउ एक्सेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसने एक वर्चुअल सर्वर अपना सेटअप किया है लोकल होस्ट पे, और उसका आईपी क्योंकि लोकल ही है, क्योंकि लोकल मशीन पे है तो 127.0.0.1 दिया हुआ है। उसके अलावा एक इसने आर्टिफिशियल एक पोर्ट पर उस सर्वर को रन किया है जिसका एड्रेस है 5500 और उस पर उसने test.html को रन कर दिया। खास बात क्या है कि अब इसको हम इसका आउटपुट और कोड एडिटर एक साथ आपको दिखाते हैं। इसको बंद कर देते हैं। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है और ये इसका आउटपुट है प्रोग्राम का। अब अगर हम इस प्रोग्राम में कोई चेंजेस करें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख दें वेलकम, सेव कर दें, तो देखेंगे कि आप यहाँ बिना रिफ्रेश करे ये पेज में आउटपुट हमें दिख रहा है। मतलब नोटपैड में हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता था, लेकिन ये हमें बिना रिफ्रेश करे ही आउटपुट को अपडेट कर देता है जैसे ही हम प्रोग्राम को सेव करते हैं।
तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे और इसको सेव करिए, Ctrl+S दबाइए और इसका आउटपुट तुरंत यहाँ पे दिखाई देगा। तो डेवलपमेंट करते समय ये काफ़ी इफेक्टिव हो जाता है, हमें बार बार जाके रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है विजुअल स्टूडियो कोड। इसके अलावा भी बहुत सारे सपोर्ट्स यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में दिए गए हैं, आप चाहें तो उनको धीरे धीरे सीख सकते हैं जब भी डेवलपमेंट करेंगे। तो नोटपैड से बेटर था नोटपैड प्लस प्लस, जहाँ पे हमें एक्चुअल में कोड दिखाई देता था कि कोड क्या है और सिंपल टेक्स्ट क्या है। और नोटपैड प्लस प्लस से बेटर है ये विजुअल स्टूडियो कोड, जहाँ पे मल्टीपल प्लगइन्स, हमने अभी खाली एक प्लगइन इसमें डाला एक्सटेंशन लाइव सर्वर, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं। विजुअल स्टूडियो कोड में हम पाइथन की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, PHP की भी कर सकते हैं, जावा की, .NET की, सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट ये करता है। और सभी के लिए इसने एक्सटेंशन अपने अपने दे रखे हैं। एक्सटेंशन हम सीखते जाएंगे और भी इनका इस्तेमाल करते जाएंगे। तो प्रोग्रामिंग हम किसी में भी कर सकते हैं, चाहे नोटपैड में करें, चाहे नोटपैड प्लस प्लस में करें, या फिर विजुअल स्टूडियो कोड में करें। लेकिन एडवांटेज क्या है कि ये जो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एडिटर्स हैं, यहाँ पे हमें सपोर्ट ज़्यादा मिला है डेवलपमेंट का, तो हमारे लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। एक्स्ट्रा चीज़ों करने में दिमाग नहीं हमें लगाना पड़ता कि कैसे सेव करें, ये H2 क्या है, H2 क्या है, H3 क्या है। वहाँ पर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, H2 H3 क्या है। तो शुरुआत में जब प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं तब कहा जाता है कि नोटपैड पे हम करेंगे ताकि हमें हर एक चीज़ का मतलब मालूम हो जाए। लेकिन एक बार अगर हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग बेसिक सीख लिए तो बेटर होता है कि हम एक एडवांस्ड वर्जन ऑफ टेक्स्ट एडिटर पे काम करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर H4 है तो ये एडिटर आइडेंटिफाई इसने कर लिया है कि H4 टैग यहाँ पे ओपन है लेकिन क्लोज नहीं है। हम जैसे ही यहाँ पे ये लिखेंगे तो इसने सजेशन देना शुरू कर देगा आपको कि आप चाहें तो यहाँ पे H4 लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, वो हम देखते जाएंगे। ये तीसरा वर्जन है एडिटर का। आखिरी जो सॉफ्टवेयर का वर्जन हमें देखना है वो है ब्रैकेट्स इसका नाम है। ये brackets.io वेबसाइट है, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उस पर चलते हैं। इसकी वेबसाइट है brackets.io। brackets.io से हम ब्रैकेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो डायरेक्टली चलते हैं उसके सेटअप पर। तो ये ब्रैकेट release.1.14 सेटअप है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, जैसे हमने बाकी इंस्टॉल किए थे इसको भी इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल। फाइनली आप फिनिश पे क्लिक कर देंगे, फिनिश बटन दबा दिया। अब आपका ब्रैकेट्स यहाँ पे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट हमने ओपन किया या रन एज एडमिन किया, ये ब्रैकेट्स एडिटर लॉन्च हो गया। अलाउ एक्सेस कर देते हैं और जो प्रोग्राम हमने लिखा था वो प्रोग्राम हम डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो जैसे विजुअल स्टूडियो में हम काम करते थे, वहाँ पर हमने क्या किया था कि एक लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन इसमें डाला था जिसकी सहायता से हम काम कर रहे थे। यहाँ पर हमें वो भी नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक आपको एक आइकन दिया हुआ है जो कि एक लाइव सर्वर का आइकन है। ये कॉर्नर में यहाँ पे ये लाइव सर्वर का ऑप्शन है। तो ये इनबिल्ट इसमें पहले से पड़ा हुआ है। तो अगर आप किसी प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करें। ओके, तो वो प्रोग्राम को यहाँ पे ब्राउज़र में लॉन्च कर देगा। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हम एडिट अगर कुछ करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने इसको सेव किया तो यहाँ पर भी अपडेट हो गया। तो दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर अवेलेबल है। लाइव सर्वर वाला भी, वहाँ पर हमें लाइव सर्वर एज एक्सटेंशन डालना पड़ता था। ब्रैकेट्स हमें कुछ करना नहीं है, ये आउट ऑफ बॉक्स इसे सपोर्ट दे रखा है। डायरेक्टली आप लाइव सर्वर में प्रोग्राम को देख सकते हैं। मतलब कि डेवलपर को ये यूज़र फ्रेंडली है कि हमें प्रोग्राम में जो भी अपडेशन करने हैं हम कर सकते हैं, सेव करेंगे और अपने आप ही तुरंत वो आउटपुट पे वहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन नोटपैड के केस में क्या करना पड़ेगा, हमें जाकर के दोबारा रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, वेब ब्राउज़र को दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा अपडेट देखने के लिए। ये दोनों में अंतर है। दूसरा, यहाँ पर ये टैग
उसके सपोर्ट दिए हुए हैं कि जैसे कि बॉडी टैग पर हमने क्लिक किया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने हाईलाइट कर दिया। H3 यहाँ से ओपन हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है। HTML यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ये सारे सपोर्ट्स जो है ये इसमें ज़्यादा बेटर दिए गए हैं। तो कोई भी एडिटर हम चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो नोटपैड यूज़ करें या फिर नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करें या फिर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें या फिर ब्रैकेट्स यूज़ करें। जिसमें भी आप कंफर्टेबल लगते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करते जाएंगे सारे फीचर्स देखते जाएंगे। लेकिन आपको मेन रूप से ये बात याद रखनी है कि हमें काम क्या क्या करना है और हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। तो डेवलपमेंट करते समय आपको काम यही करना है कि किसी एक फोल्डर में जाकर के फाइल को सेव करना है यूजिंग टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर हमारे पास वही चारों हैं, या फिर कोई और भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंपली उस जब भी सेव कर देंगे, सेव करने के बाद उसको रन करने के लिए हम सेम फाइल को ब्राउज़र में ओपन करेंगे। तो इस पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जैसे ये फाइल है, चाहे तो हम test.2 को हम ब्राउज़र में डायरेक्टली खोलेंगे तो ब्राउज़र क्योंकि इसको रन कर देगा इसलिए डायरेक्टली इसको ओपन कर देगा रन करने के बाद। लेकिन अगर इसी फाइल को हम ओपन विथ करेंगे या ब्रैकेट्स में ओपन करेंगे, ओपन विथ ब्रैकेट करें या एडिट विथ नोटपैड प्लस प्लस करें तो ये फाइल ऐसे दिखाई देगी। तो अंतर क्या है कि ये प्रोग्राम को दिखाएगा एडिटर और ब्राउज़र क्या दिखाएगा, इस प्रोग्राम के आउटपुट को दिखाएगा। तो कुल मिला जुला के आपको केवल दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, एक टेक्स्ट एडिटर की और दूसरा वेब ब्राउज़र की या वेब क्लाइंट की। तो आज के लिए इतना ही। अभी आप अपनी मशीन तैयार कर लीजिएगा कि प्रोग्राम में कैसे इंस्टॉल करना है, क्या क्या इंस्टॉल करना है, किस किस वेबसाइट से। तो ये ब्रैकेट्स, विजुअल स्टूडियो कोड, इन सभी का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेनली ब्रैकेट्स या विजुअल स्टूडियो हम यूज़ करेंगे इस लेक्चर सीरीज़ में। आपकी जैसी इच्छा है आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है, कुछ इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि HTML में प्रोग्राम डेवलपमेंट करना कैसे शुरू करते हैं, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। स्टेप वाइज स्टेप हम सारे प्रोग्राम डेवलप करके देखते जाएंगे इन्हीं एडिटर्स और ब्राउज़र की सहायता से। जो प्रोग्राम हम सेव करेंगे वो चाहे तो क्रोम ब्राउज़र पे रन करें या फिर मोजिला पे भी रन कर सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हम फायरफॉक्स में भी ओपन कर सकते हैं। ये फायरफॉक्स में वही प्रोग्राम ओपन हो गया है, वही प्रोग्राम हम एज पर भी किसी भी ब्राउज़र पे ओपन करके देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हमने यही देखा कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से टूल्स की सहायता से काम खत्म करना है। कोई डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई इंस्टॉलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो अब आप ईमेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।